हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 1.3 द कॉल ऑफ द सॉइल का एक्सप्लेनेशन पार्ट 2। चलो शुरू करते हैं। सेकंड पार्ट है इसमें द सेंट ऑफ राइस। सेंट यानी कि स्मेल, प्लीजेंट स्मेल। सो फर्स्ट ईयर जो है वो राइस सोविंग के लिए लेट हो गया था, ये उसने एक्सेप्ट किया एंड हैड टू रिसॉर्ट, और उसे फिर क्या करना पड़ा, रिसॉर्ट adopt to resolve difficult situation। किसी सिचुएशन को सॉल्व करना है, डिफिकल्ट सिचुएशन को, तो उसके लिए कुछ एडप्ट करना होगा, कुछ चेंज करना होगा अपने आप में। GR4 यानी कि गुजरात 4, ये वैरायटी है राइस का। सो राइस सोविंग सीजन के लिए वो लेट हो गया था, तो उसने गुजरात 4 वैरायटी का जो राइस है, जो शॉर्ट टर्म में ग्रो होता है, तो वो उसे एग्रीकल्चरल ऑफिसर ने रिकमेंड किया था, एडवाइस करना, सजेस्ट करना। नेक्स्ट ईयर वी डिसाइडेड दैट वी वुड स्टार्ट अर्ली। तो इससे फिर उसने डिसाइड किया कि नेक्स्ट टाइम वो नेक्स्ट ईयर अर्ली स्टार्ट करेगा राइस ग्रोइंग के लिए एंड ट्राई टू फाइंड सम गुड ट्रेडिशनल वैरायटी ऑफ राइस टू ग्रो। और क्या फाइंड करेगा, जो ट्रेडिशनल वैरायटी है राइस का वो ग्रो करने की वो कोशिश करेगा, उसको फाइंड करने की कोशिश करेगा। वो GR4 ग्रो करने में इंटरेस्टेड नहीं है। उस साल वो लेट हो गया था राइस ग्रोइंग के लिए, इसलिए उसने वो ऑप्शन चूज किया। लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए वो कह रहा है कि वो पुराना ट्रेडिशनल पारंपरिक जो वैरायटी है राइस का वो ग्रो करना चाहता है। We had read about traditional varieties of rice and knew that they did not require very high use of fertilizers। अब उसने बुक पढ़ा है, एजुकेटेड पर्सन है, तो उसने क्या किया था, ये आइडिया मतलब उसे ये नॉलेज आ गया था कि ट्रेडिशनल वैरायटीज जो है उनको ग्रो करने के लिए ज्यादा फर्टिलाइजर्स की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें ज्यादा हाई क्वालिटी का या फिर हाई क्वांटिटी में फर्टिलाइजर देना नहीं पड़ता। So these varieties were also quite strong and resisted pest। और ऐसे जो ट्रेडिशनल वैरायटीज है राइस के क्रॉप्स के, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो पेस्ट जो है, पेस्टिसाइड जो है, इंसेक्ट वगैरह जो है, उनको रेजिस्ट करते हैं, कीप अवे इंसेक्ट्स। सो वी वर श्योर दैट इट वाज दिस टाइप ऑफ राइस दैट वुड ग्रो वेल। जब इतना पढ़ लिया है तो उसे समझ में आ गया कि इस तरीके का राइस अगर मैं ग्रो करूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सबसे खास उसमें केमिकल यूज नहीं करना पड़ेगा। A previous year's experience and low yield had taught us a lesson। So एक्सपीरियंस से आदमी सीखता है, तो इसने भी अपने प्रीवियस ईयर के एक्सपीरियंस से सीखा कि क्या उसने गलती की है और कैसे उसे लो यील्ड मिला। यहाँ पे यील्ड का मतलब है प्रोडक्शन, उत्पादन। सो उसे लास्ट ईयर कम उत्पादन मिला, कम प्रोडक्शन मिला, तो इससे उसने सीख लिया और वो चाहता है कि अब इस बार वो गलती ना हो। So we were sure we would not plant hybrids this year। श्योर था कि वो हाइब्रिड प्लांट नहीं करेगा इस साल। इन 2005 उसने जब लेसन स्टार्ट किया था, तो फर्स्ट पैराग्राफ में उसने कहा था कि इन 2004 अप्रैल के, इफ यू रिमेम्बर। अब यहाँ पे हो गया है इन 2005, यानी कि एक साल बाद, जैसे उसने कहा था कि नेक्स्ट ईयर वो ट्रेडिशनल राइस ग्रो करना चाहता है। We started to look for a good variety of traditional rice and फिर उन्होंने ट्रेडिशनल वैरायटी राइस देखना स्टार्ट किया, वो भी अच्छा वैरायटी का। started to look। It was one of our neighbors in the village, a businessman from Mumbai who owned land, who suggested that we plant local scented variety of rice। और एक नेबर जो था उस विलेज का, एक बिजनेसमैन था, ध्यान देना, एक बिजनेसमैन है, मुंबई से आया है, मुंबई से आके उसने वहां पे जमीन खरीदी है डांगू में, एंड उसने सजेस्ट किया कि आप क्या करो, जो लोकल सेंटेड वैरायटी जो राइस है उसको आप ग्रो करो। ट्रेडिशनली चाहते हो ना, तो ट्रेडिशनल राइस ही है वो, और सेंटेड भी है। सेंटेड यानी कि उसमें फ्रैग्रेंस है, स्मेल है। Most of the farmers in and around the village of Pet had switched over to hybrids। लेकिन आसपास के गांव में और पेट विलेज में भी क्या हुआ है, फार्मर्स जो है, ज्यादातर फार्मर्स वो क्या हुआ है,
switched over to hybrids. तुरंत चेंज हो जाना एक मेथड से दूसरे मेथड में। जैसे कि घर में अगर इन्वर्टर है और लाइट चली जाती है तो क्या हो जाता है, तुरंत वो स्विच ओवर हो जाता है, बैटरी पे चला जाता है, बैटरी बैकअप जो है इस पे चला जाता है। सो वैसे यहाँ पे जो फार्मर्स है उन्होंने क्या किया, ट्रेडिशनल राइस से वो क्विकली हाइब्रिड पे चेंज हो गए, यानी कि वो हाइब्रिड राइस ग्रो कर रहे हैं। सो द यंगर जनरेशन ऑफ फार्मर्स थॉट आई वाज क्रेजी टू आस्क फॉर द देसी वैरायटी। सो वहां पे जो यंगर जनरेशन है, नया जो जनरेशन है जो अभी फार्मिंग स्टार्ट किया है उन्होंने, वो सोच रहे थे कि राइटर क्या है, क्रेजी है, पागल है, मैड है, कि वो इस एज में देसी वैरायटी चाहता है। जैसे अगर आज कोई कहेगा कि मैं जो हूँ एक बहुत ही सिंपल घर चाहता हूँ जिसके आसपास में नेचर हो। अगर सिटी में वैसे बात कर रहे हैं तो लोग कहेंगे कि पागल है, कि उसे फ्लैट लेना चाहिए, अपार्टमेंट लेना चाहिए, बिल्डिंग में रहना चाहिए। या फिर आज के एज में कोई कहेगा कि नहीं, मैं ऑफिस जाने के लिए बाइक का यूज करूंगा, सॉरी बाइसिकल यूज करूंगा, तो बाकी उसके फ्रेंड्स कहेंगे कि पागल है। सो ऐसे ही वो लोग सोच रहे थे कि ये कुछ क्रेजी पर्सन है जो देसी वैरायटी चाहता है। अब ये देसी वैरायटी क्या होता है? माय रेगुलर विजिट्स टू द विलेजेस अराउंड सर्चिंग फॉर अ गुड ट्रेडिशनल वैरायटी आल्सो डिड नॉट yield। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे yield का मीनिंग अलग है। तो जब उसने रेगुलर विजिट किया अलग अलग विलेजेस में ट्रेडिशनल वैरायटी राइस के सर्च में, तो उसे ईल्ड नहीं मिला, ईल्ड यानी कि प्रोड्यूस, उससे उसे अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। वी वर ऑलमोस्ट गिविंग अप होप, वो अपनी होप जो है वो गिव अप कर रहा था, मीन्स वो हार मानने लगा था, वो निराश हो गया था। आगे I decided to give it one last try and spoke to Baban's father। एंड उसने एक सोचा कि एक लास्ट ट्राई करेंगे, जो ट्राई नहीं करता वो हार जाता है। So he spoke to Baban's father and some other elders. And after many meaningful conversations, they mentioned the name of Kasbai। So बहुत ही उन्होंने कन्वर्सेशन किया, बातचीत की, और उसमें से फिर एक मीनिंगफुल उससे रिजल्ट मिला। उन्होंने एक वैरायटी ऑफ राइस मेंशन किया और वो था कासबाई। अब ये क्या है? कासबाई ये एक ट्रेडिशनल लॉन्ग ग्रेन राइस वैरायटी है जो डिस्टिंक्ट उसका एरोमा है। एरोमा यानी कि प्लीजेंट स्मेल हम बोल सकते हैं, या फिर स्वीट स्मेल हम बोल सकते हैं। मधुर ऐसा उसका सुगंध होता है जैसे बासमती का होता है, दो मच माइल्डर देन बासमती। बासमती से थोड़ा सा माइल्डर है, सॉफ्ट है, लेकिन इट्स लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप, और ये लॉन्ग ड्यूरेशन वाला क्रॉप है। मोस्ट ऑफ द ओल्डर पीपल रिमेम्बर्ड ग्रोइंग इट years ago। और जो पुराने लोग हैं उनको याद है कि हाँ हम लोग ऐसे ऐसे कासबाई ग्रो करते थे, बट दे ऑल shook their heads when I asked them about the seeds and told me that it had disappeared। लेकिन जब राइटर ने उसे उन ओल्ड पीपल से पूछा कि मुझे सीड्स चाहिए, तो सबने क्या किया? shook their heads, सिर हिला दिए। हाँ के लिए था या ना के लिए था, ये कैसे पता चलेगा हमको? इस लाइन से समझ में आ रहा है कि उन्होंने ना कहा कि उनके पास सीड्स नहीं है। आगे क्या हुआ? द टेल्स ऑफ कसबाई मेड अस मोर डिटरमिन्ड टू गेट इट। अब इस कसबाई के बारे में उन्होंने इतनी स्टोरी सुनी कि अब उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, यही हमें ट्रेडिशनल राइस ग्रो करना है। We decided that if we did manage to get some seeds, this would be a great rice to grow। अब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि यही ग्रो करना है, अगर उन्हें थोड़े से भी सीड्स मिल जाए। I thought the government may know something about it, शायद गवर्नमेंट को कुछ पता हो। तो उन्होंने एग्रीकल्चरल ऑफिसर को विजिट किया, और वहां से जो उन्हें पता चला वो उनके लिए एनलाइटनिंग था, वो उनके लिए ग्रेट नॉलेज था, अंडरस्टैंडिंग था। क्या उस ऑफिसर ने कहा? देखो, he had not even heard of this rice variety। उस एग्रीकल्चरल ऑफिसर को भी नहीं पता कि ऐसे कोई नाम का राइस ग्रो किया जाता है, कसबाई नाम का कोई राइस वैरायटी है, यही उसे पता नहीं। तो ये उनके लिए ग्रेटर नॉलेज था।
He said the villagers were taking me for a ride and there was no rice by this name. विलेजेस लेके जाते थे फार्म पे ऑफिसर को दिखाने के लिए कि देखो हमारे पास ये राइस है वो राइस है, लेकिन इस नाम का राइस किसी फार्मर ने नहीं दिखाया. He rattled off the names of a number of latest hybrids and even offered to give me some of them free of cost for a trial. और उसने बहुत सारे दूसरे वैरायटी लेटेस्ट हाइब्रिड के नाम रैटल्ड किए. रैटल्ड बहुत अच्छा मीनिंग है इसका, समझो क्या है वो. रैटल्ड का मतलब कि किसी चीज को रैपिडली बताना, जो लंबी चीज है बहुत उसमें नाम वगैरह लिस्ट है उसको क्विकली बताना. यहाँ पे एक मुझे ऐड याद आता है जहाँ पे एक डोसा ओनर जो है होटल मालिक वो इंटरव्यू लेते रहता है वेटर्स का. तो उसमें एक वेटर जो है वो कंटिन्यूअसली डिफरेंट वैरायटीज जो डोसा के नाम लेते रहता है. एड का नाम याद नहीं आ रहा है, आई होप आपको याद आए. सो उस ऑफिसर ने कहा कि ऐसे बहुत सारे वैरायटीज है जो मैं आपको दे सकता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट में, आप ट्राई भी कर सकते हो. एंड फिर राइडर ने अपने आप को ही कर्स किया कि मैं कहाँ आ गया और ये सब टाइम में वेस्ट कर रहा हूँ. एंड फिर वो अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे चला गया. कर्सिंग मतलब अपने आप को कोसना. दिस टाइम इट वाज द आदिवासी महामंडल. सो अब उसका नेक्स्ट डेस्टिनेशन है आदिवासी महामंडल. वहां पे गया वो कासा विलेज में, which buys rice from the आदिवासी villages on behalf of the government. So ये आदिवासी महामंडल क्या करता है, गवर्नमेंट के बिहाफ में उनके बदले में आदिवासी विलेजेस से राइस खरीदता है. कासाबाई डिड नॉट फिगर इन देयर फाइल्स. और इस महामंडल के भी लिस्ट में फाइल में कासाबाई नाम का वैरायटी का राइस नहीं था. डिड नॉट फिगर का मतलब यहाँ पे डिड नॉट फाइंड. A good indication why people did not grow it anymore. और इससे ये भी पता चलता है, इंडिकेशन मिल जाता है, आइडिया मिल जाता है, साइन मिल जाता है, संकेत मिल जाता है कि लोग इस राइस को ग्रो नहीं कर रहे. द मार्केट इटसेल्फ डिड नॉट रिकॉग्नाइज राइस. क्योंकि मार्केट को खुद को ही नहीं पता कि इसी नाम का कोई राइस है. सो इफ यू ग्रू इट यू वुड नॉट बी एबल टू सेल इट. अगर तुम ग्रो भी करोगे कासेबाई को तो फिर उसको सेल नहीं कर पाओगे क्योंकि मार्केट में ऐसे नाम का राइस ही नहीं है, तो लोग खरीदेंगे ही नहीं. However, the officer in charge here had more knowledge. जो भी हो, लेकिन यहाँ पे जो महामंडल में जो ऑफिसर था उसे थोड़ा ज्यादा नॉलेज था राइस के बारे में. उसने क्या कहा वो इनके लिए इंपॉर्टेंट हो गया. क्या था वो? Did he remember Kasabai being sold to him a few years ago? उसे याद है कि कुछ साल पहले कासाबाई जो यहाँ पे बेचा जाता था. ये ऐसे क्यों लिखा है डिड रिमेम्बर? रिमेम्बर के पहले डिड क्यों लिया गया है? डिड हम कब यूज करते हैं? सो देखो डिड, डू, डज ये तीन मेंबर्स है टू डू फैमिली के, और इनका यूज जब हमें निगेटिव सेंटेंस करना होता है तभी हम ज्यादातर यूज करते हैं. सिंपल प्रेजेंट में डू डज और सिंपल पास्ट में डिड. जैसे आई प्ले, आई डू नॉट प्ले. आई स्टडीड, आई डिड नॉट स्टडी. का और एक यूज है क्वेश्चन फ्रेमिंग में. अगेन वही सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट के लिए. डिड यू रिमेम्बर यस्टरडेज होमवर्क? डज ही रिमेम्बर एवरीथिंग? तो ये सेकेंड यूज हो गया क्वेश्चन के लिए. थर्ड इसका यूज है किसी चीज को एम्फेसिस करने के लिए, किसी पे ज्यादा फोर्स करने के लिए. जैसे अगर मैं कहूं कम टू माई होम, आपको मेरे घर आना है, लेकिन अगर मैं कहूं डू कम यानी कि आपको आना ही होगा. सो वैसे यहाँ पे कहा है डिड रिमेम्बर यानी कि उसे याद ही है, अच्छे से याद है उसे, वो भूला नहीं है कि कुछ साल पहले वहां पे ये राइस सोल्ड होता था. सो कौन सा राइस है जिसके बारे में हम इतनी बात कर रहे हैं, देखा है आपने कभी? कासबाई एरोमेटिक यानी कि जिसको फ्रेग्रेंस है, स्मेल है, इस तरीके का वो राइस है. सो ये राइस जो है राइटर चाहता था. क्या अब उसे ये राइस मिलेगा? क्या ये राइस को ग्रो कर पाएगा? चलो देखते हैं. लास्ट ये स्लाइड है इसमें. सो व्हेन इन धानीवरी, जब वो धानीवरी में गया था बबन के साथ,
बबन एंड आई लुकिंग फॉर देवू हंडा। अब वहां पे उनका सर्चिंग स्टार्ट हो गया। वो एक पर्सन को ढूंढ रहे, क्या नाम है उसका, देवू हंडा। हीरो होंडा से अलग है ये देवू हंडा इनका नाम है। And found a graying old man wearing a cap sitting outside his house on a चारपाई। और उन्हें एक ग्रेइंग ओल्ड मैन मिला। ग्रेइंग यानी कि जिसके बाल सफेद होते जा रहे हैं, बूढ़ा होते जा रहा है, बिकमिंग ओल्ड। एंड उस मैन ने कैप पहना था, महाराष्ट्र का है, ध्यान देना, वो जो नेहरू टोपी या गांधी टोपी जो कहा जाता है, व्हाइट वाला, उस तरीके का कैप हो सकता है। सिटिंग आउटसाइड, अपने घर के बाहर चारपाई पे बैठा था। चौरपाई आपको पता होगा, मोस्टली गांव साइड में ये दिखता है, घर के बाहर ये रहता है। सो एंड एक्स सरपंच ऑफ द विलेज, वो कौन था, सरपंच था, एक्स सरपंच, एक्स यानी कि फॉर्मर, प्रीवियस, अभी नहीं है। ही हैड एकर्स ऑफ लैंड, और उसके पास बहुत सारी जमीन भी थी। After exchanging the usual pleasantries, we came to the topic of Kasbai. So देखो कितने अच्छे से कह रहा है कि pleasantries exchange किए, hello, how are you, कैसे है, राम राम, ये सब बातें हुई। उसके बाद फिर टॉपिक हुआ कासबाई। क्या आपके पास कासबाई है? The mere mention of Kasbai and Devu Handa drifted into the past. So राइटर भी कितने अच्छे से वो वर्ड्स को यूज करते हुए बता रहा है। Pleasantries means polite conversations, बहुत ही प्यार भरी बातें। ड्रिफ्टेड मतलब मूव फ्रॉम वन थिंग टू अनदर। जैसे काशिफ मेंशन किया, देवू अंडा जो अपने पास्ट में चला गया, प्रेजेंट से वो पास्ट में मूव हो गया। हिज आईज टर्न्ड ड्रीमी, और उसकी आंखें जो है ड्रीमी होने लगी, वो फ्लैशबैक में चला गया। बट विद अ ट्रेम्बल इन हिज वॉइस ही टोल्ड अस, लेकिन उसकी आवाज में एक ट्रेम्बलिंग था, एक शिवरिंग था, यानी कि वो जो कुछ बता रहा है वो एक फीलिंग के साथ, इमोशन के साथ बता रहा है, वो कांपते हुए उस चीज को बता रहा है। हाउ द एंटायर विलेज एट वन टाइम ग्रू ओनली कसबाई, कैसे एक ऐसा समय था जहाँ पे पूरा गांव जो है कसबाई राइस को ग्रो करता था। And Devu Handa ने कहा, there was a time when people passing our village during lunch time would be forced to stop and ask for a meal. ऐसा समय था जब लोग उस गांव से जाते थे, सो लोग जब वहां से जाते थे लंच टाइम के समय, वो वहां पे रुकते थे, रुकना पड़ता था उन्हें, फोर्स हो जाते थे रुकने के लिए, और वो खाने के लिए मांगते थे। क्यों? क्योंकि वो एरोमा इतना था। सच वॉज द एल्यूरिंग एरोमा ऑफ कैसबाई। एल्यूरिंग मतलब उसको कह सकते कि मनमोहक, ऐसा जो किसी को भी अट्रैक्ट करे। So entire area would have this heady aroma hanging in the air as all the houses cooked the same rice. So उस पूरे एरिया में ये एरोमा जो है हेडी था, इसका एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट था, क्योंकि हर एक के घर में कुक होता था उस समय में, सो हर एक घर से ये स्मेल आता था। सो इतना ये वंडरफुल प्लीजेंट एक्सपीरियंस को याद कर रहा है। टुडे ही सेड नो वन ग्रू कसबाई। ओ नो, यहाँ पे भी राइटर को कसबाई का कोई सीड्स नहीं मिल रहा है। सो देवू हंडा ने कहा कि आज कोई कसबाई यहाँ पे ग्रो नहीं कर रहा है। एवरीवन हैड शिफ्टेड टू ग्रोइंग द न्यू हाइब्रिड वैरायटीज। अब हर कोई जो है वो न्यू हाइब्रिड वैरायटीज को ग्रो कर रहा है, वो लोग शिफ्ट हो गए सब, हर कोई ऐसे ही करता है। पास्ट में सब साइकिल चला देते हैं, आज कोई साइकिल खरीदना नहीं चाहता, एक्सेप्ट वो ट्रेडिंग के लिए या फिर फन के लिए वो करता है, एक्सरसाइज के लिए। He claimed he had to force himself to eat this rice that, और उसने क्लेम किया, उसने बताया, जाहिर किया कि उसे फोर्स करना पड़ रहा है अपने आप को। had to force मतलब वो नहीं चाहते हुए भी वो काम उससे हो रहा है या फिर उसे करना पड़ रहा है, कि वो ऐसा राइस खा रहा है जो बहुत ही इंसिपिड है। इंसिपिड यानी कि टेस्टलेस, यानी कि बहुत ही फीका है,